फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट हम ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के आए हैं और इसको काफ़ी हम डिटेल से समझेंगे। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी लंबा स्लाइड ये है, थोड़ा धैर्य को बनाए रखिएगा। कुछ मैप के द्वारा भी हम देखेंगे इस वीडियो में। इसके साथ साथ हम देखेंगे भारत के विशेष संदर्भ में कि क्या भारत के विशेष संदर्भ में ये रिपोर्ट दिया जाता है। इसके साथ हम देखेंगे इसके द्वारा जितने भी रिपोर्ट दिया जाता है वो देखेंगे, और इसके साथ ही जानेंगे कि ये इसके द्वारा जो मनाए जाने वाला जो डे है, इंटरनेशनल डे है, वे सारे डे को के हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, तो धैर्य को बनाए रखें। ठीक है, धैर्य को बनाए रखें। और वीडियो आपको कैसा लगता है अपने कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के लाइक करें और जो चैनल पर नए होते हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो अपने धैर्य को बनाए रखें क्योंकि वीडियो लंबा खींचने वाला है। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम इसकी प्रमुख बातों को लेकर के समझेंगे। तो याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी हम चर्चा आज क्या कर रहे हैं, यूनेस्को के बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे, काफ़ी डिटेल से। तो केवल धैर्य को अपने बना कि एक एक पॉइंट को हम इसके कवर करने वाले हैं। फिर भारत के विशेष संदर्भ में इसको कवर करने वाले हैं। इसके द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज किया जा रहा है उसको हम काफ़ी डिटेल से कवर करेंगे। फिर इसके द्वारा जो डे मनाया जा रहा है उस डे को हम काफ़ी डिटेल से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये याद रखना है कि यह एक संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन का जो एक विशेष एजेंसी है, अंग है। हम इसके बाद ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है बारी बारी से हम आप लोग के बीच कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम शायद नाटो के बारे में कवर करेंगे, काफ़ी डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पर तो काफ़ी शॉर्ट वे में आपको मिल जाता होगा, लेकिन हम इस स्पेशल वीडियो में तो काफ़ी लॉन्ग खींचेंगे। ठीक है, ताकि एक एक पॉइंट आप इससे जो है कवर होते, क्योंकि ये हमेशा जो डे बाय डे जो है चर्चा में रहता है। इसके द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज किया जाता है ये हमेशा चर्चा में रहता है, तो इससे क्वेश्चन बनने की बहुत संभावनाएं हैं, है ना। और बेस्ट तैयारी के लिए जो है आपको ये होना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन या संगठन है उसको काफ़ी हम डिटेल से कवर कर लें। चलिए तो हम आगे लेकर चल लेते हैं। याद रखना है कि यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करता है। किसके रूप में करता है? शिक्षा फैला करके, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा दे करके ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ये शांति स्थापित करने का काम करता है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, काफ़ी हम डिटेल से चर्चा करेंगे इसके बारे में। लॉन्ग वीडियो इसके बारे में हम लाएंगे। ठीक, धैर्यता बना करके वीडियो को आनंद लें। और इसका नोट्स अगर लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इससे पीडीएफ को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, या डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एजे स्टडी लाइव। ठीक है, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। तो याद करना है यूएनएसडीजी के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये भी आपका यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, काफ़ी डिटेल से हम कवर करेंगे। इससे सबसे पहले हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल से कवर करेंगे क्योंकि ये इसके बहुत सारे विशेष अंग हैं और ये इसका सबका क्या है, हेड है, बाप है। ठीक है ना, याद रखना है। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों एवं संगठनों के इस समूह का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य को पूरा करना है। तो आपको पता होगा कि सतत विकास लक्ष्य क्या है। याद रखना है 17 गोल जो है निर्धारित किया गया है सतत विकास लक्ष्य के लिए। हम इसको काफ़ी डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप लोग धैर्यता को बनाए रखें, बारी बारी से हम पूरे लेक्चर को जो है समेट लेंगे स्थिर से। ठीक ना, तो याद रखना है कि ये जो है सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो है एक हिस्सा है। यूनेस्को का मुख्यालय की अगर बात करें तो ये पेरिस में है। आप लोग अपना मैप निकालें और मैप में देखें कि पेरिस का लोकेशन क्या है। ठीक है, अवस्थित है एवं विश्व में जो है इनके 50 से भी अधिक क्षेत्रीय संगठन हैं। हम भारत में भी बात करेंगे इसके बारे में, है ना। बात कर लेते हैं कि इसमें इसके 193 सदस्यों में, पूरे देश की बात करें तो 193 देश सदस्य हैं और इसमें 11 सदस्य जो है इसके संबंधित सदस्य हैं, संगठन वगैरह है। ठीक है, ये 2020 तक की डाटा है आपका।
और यह सामान्य सम्मेलन एवं कार्यकारी बोर्ड के माध्यम से नियंत्रण होता है। याद रखना है, ये सामान्य सम्मेलनों और कार्यकारी बोर्ड के माध्यम से जिसको नियंत्रित किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं कि यूनेस्को के सदस्य देशों में शामिल 3 देश, याद रखना है, जो यूनेस्को का जो सदस्य देश है उसमें से 3 देश वह संयुक्त राष्ट्र सदस्य नहीं है, मतलब यूनाइटेड नेशन का सदस्य नहीं है। याद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बात, यहाँ पर ध्यान देना है कौन कौन नहीं है। तो ये आपका कुक द्वीप, क्विक आइलैंड, फिर आपका न्यू वे, ठीक है, और फिलीपींस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका हो गया क्विक आइलैंड हो गया, ठीक है, ये आपका न्यू वे हो गया, और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका फिलीपींस हो गया। ठीक है, याद रखना यूनेस्को का सदस्य लेकिन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। ठीक है, याद रखना है। जबकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में 3 देश इजराइल, लिंक्टेनस्टीन, संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को के सदस्य नहीं है। याद रखना है ये तीनों जो हैं यूनाइटेड नेशन का तो सदस्य हैं लेकिन ये यूनेस्को का सदस्य नहीं है। याद रखना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इजराइल को देख सकते हैं, ठीक है, ये इजराइल है, बॉर्डर साझा कर रहा है, इजिप्ट से कर रहा है, ठीक है, ये आपका जॉर्डन है, यहाँ पर डालना गाजा पट्टी, ठीक है, ये आपका वेस्ट बैंक है ना, और ये याद रखना है डेड सी। ठीक है, तो इसका लोकेशन आप लोग मैपिंग पर ठीक से जो है कवर कर ले, क्योंकि ये बराबर काफ़ी चर्चा में रहता है हमेशा, है ना, और इंडिया से इसका अच्छा खासा रिलेशन भी बना हुआ है, तो याद रखना है। इसके साथ अगर बात करें ये लिंक्टेनस्टीन के बारे में काफ़ी ध्यान से अगर देखा जाए तो ये पता है ये यूरोपीय कंट्री का एक देश है, ये यूरोपीय कंट्री का एक देश है। ठीक है, याद रखना है, ये इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये छोटा सा देखे जो कि ऑस्ट्रिया के और फ्रांस के बीच में पड़ता है। याद रखना है कि ये डबल लैकलैंड कंट्री है, लॉकलैंड कंट्री है, ठीक है ना। एक और पूरे वर्ल्ड में जो है 2 ऐसे देश है जो डबल लॉकलैंड कंट्री है, तो एक तो आपका ये हो गया और दूसरा आपको कमेंट करना है कि दूसरा कौन है। आपको हिंट बता दे कि ये सेंट्रल एशिया में पड़ता है। ठीक है, अब ध्यान दें इस पर। इसको के निम्नलिखित उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? तो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सिखाने हेतु प्रेरित करना। माने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, याद रखना है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी एक हिस्सा है, मतलब 2030 एजेंडा का भी एक हिस्सा है। सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधित ज्ञान का उपयोग करना। ठीक है, याद रखना है, एक मिनट, ये हो गया आपका। तो यहां पर हम एक मिनट इंतजार कीजिए, चलिए, हाँ ठीक है। सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधित ज्ञान का उपयोग करना, उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना। ठीक है, ये सब जो इसका मुख्य कार्य है। चलिए अगर हम आगे बात कर लेते हैं कि सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद एवं शांति के प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। संचार एवं सूचना के माध्यम से समावेशी ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण करना। विश्व के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कि अफ्रीका, ठीक है, और आपका लैंगिक समानता पर जो है यहाँ पर ध्यान देना है। लैंगिक समानता की बात करें तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी ये हिस्सा है, याद रखना है, जो कि आपका पढ़ता है जेंडर इक्वलिटी 5वें नंबर पर पढ़ता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी इतिहास की। अगर हम बात करें तो वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्थापना किया गया, उसी में एक ये आपका यूनेस्को है। तो वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का सामना कर रहे यूरोपीय देशों ने यूनाइटेड किंगडम में कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन का आयोजन किया था, यानी इसे क्या कहते हैं हम, CAME, केम। अब याद रखना है कि केम के प्रस्ताव के आधार पर एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना के लिए नवंबर
1945 में लंदन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया गया। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ? लंदन में बुलाया गया। सम्मेलन के अंत में 16 नवंबर 1945 को जो है यह यूनेस्को का स्थापना हुआ। याद रखना है, भारत भी जो है इसकी स्थापना से ही इसका सदस्य है। याद रखना है, कब? 16 नवंबर 1945 का जो है इसका स्थापना हुआ। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यूनेस्को की विशेषताएं की। अगर बात करें तो ये शिक्षा जीवन बदल देता है। इसकी प्रमुख विशेषता है शिक्षा जो है जीवन बदल देता है। अभी के जो दौर है ना, इसमें अगर एजुकेशन आपका सही है, अगर एजुकेशन आपका बेहतर है तो आप एक सफल नागरिक कहलाइएगा और देश की जो है विकास में काफी बड़ा आप योगदान दे सकते हैं। ठीक है, याद रखना है कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसे शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करने का अधिकार प्राप्त है। वीवीआई पॉइंट ये आपका हो जाता है, शिक्षा के सभी पहलुओं को जो है इसमें शामिल किया गया है। यूनेस्को को सतत विकास लक्ष्य 4 के माध्यम से वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 का नेतृत्व सौंपा गया है। एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन या अगर हम बात करें इंचियो घोषणा वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप तैयार करता है। कड़ा है कि इसके कार्यों में शुरुआती शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा और उसके आगे तक के शैक्षणिक शिक्षा भी शामिल है। मतलब तीनों प्रकार की शिक्षा को ध्यान देता है, एक उच्च शिक्षा, शुरुआती शिक्षा और जो आगे इसके आगे की भी जो शिक्षा लेना कोई चाहता है तो उस पर भी यह ध्यान देता है। इसके विषयों में वैश्विक नागरिकता एवं सतत विकास, मानवाधिकार और लैंगिक समानता, स्वास्थ्य और HIV और एड्स के साथ ही तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल विकास भी इसमें शामिल है। हम आगे काफी डिटेल से चर्चा करेंगे ये सारी बातों का। ठीक है, बात कर लेते हैं कि धरोहर की रक्षा एवं संरचनात्मक को बढ़ावा देना दूसरा इसका मेन उद्देश्य है। यह सत्य प्रतीत होता है, याद रखना है कि सत्य प्रतीत होता है कि एक मजबूत सांस्कृतिक घटक के बिना कोई भी विकास सतत नहीं हो सकता है। याद रखना है कि प्रत्येक देश के अंदर जो राज्य है, गांव है ना, उसका एक जो है अपना कल्चर है। ठीक है, तो जब तक वो अपने कल्चर को नहीं प्रोटेक्ट करता है, संभालता है, आगे नहीं बढ़ाता है सही रूप से, तब तक जो है देश का विकास संभव नहीं है। यूनेस्को ने विकास की रणनीतियों और प्रक्रियाओं में संस्कृत को उचित स्थान देने के लिए एक त्रिस्तरीय दृष्टिकोण अपनाया है। मतलब संस्कृति को जो एक विशेष स्थान देने के लिए त्रिस्तरीय दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें पहला क्या है कि संस्कृति एवं विकास के लिए दुनिया भर में वकालत करना। ये संस्कृति एवं विकास के लिए दुनिया भर में वकालत करता है। मतलब जितने भी धरोहर है उसको संरक्षण करने के लिए ये विशेष पहल योजनाएं जो है चलाते रहता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में भी। याद रखना है कि स्पष्ट नीतियों एवं कानूनी ढांचे को निर्धारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के साथ जुड़ना, फिर संरचनात्मक उद्देश्यों को मजबूत करने, सांस्कृतिक पहलुओं को प्रोत्साहित करने एवं विरासतों को सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय हितधारक तथा सरकारों की सहायता हेतु जमीनी स्तर पर कार्य करना। मतलब बेस लेवल से जो है यह उसको ऊपर उठाता है, शुरुआती लेवल से इसको ऊपर उठाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इसके बारे में तो विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के बचाव एवं सुरक्षा के लिए यूनेस्को के कुछ महत्वपूर्ण अभियान एवं अंतर्राष्ट्रीय विधियां हैं। याद रखना है विश्व की जो है सांस्कृतिक और प्राकृतिक को सुरक्षित रखने के लिए जो है इसकी विशेष प्रवृत्तियां जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है यह साझा करता है। पहले अगर बात करें तो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की विविधता को संरक्षण एवं संवर्धन पर अभिसरण करना है, जो कि 2005 में स्टार्ट किया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अभिसमय करना। याद रखना है कि जो कलकत्ता का
जो दुर्गा पूजा है ना, उसको जो है अमूर्त रूप में, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो है यूनेस्को द्वारा उसे चुना गया है। ठीक है, फिर सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा 2001 में किया गया है। अंतः जलीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर अभिसमय करना 2001 में इसकी शुरुआत किया गया। विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण पर अभिसमय करना, यह 1972 में किया गया था। ठीक है ना। याद रखना है कि सांस्कृतिक संपदा के अवैध आयात, निर्यात तथा स्वामित्व के हस्तांतरण एवं पर प्रतिबंध एवं रोकथाम समाधानों का अभिसमय जो कि 1970 में किया गया है। माने कोई भी अगर सांस्कृतिक संपदा को अवैध आयात करता है या निर्यात करता है, मतलब उसका व्यापार के रूप में अगर इस्तेमाल करता है, तो उस पर जो है रोकथाम करने के लिए काफी यह प्रयासरत है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो याद रखना है कि विज्ञान हमें वर्तमान में आर्थिक, इसके सतत विकास के लिए जो विज्ञान के रूप में जो योगदान निभा रहा है, उसकी अगर हम बात करें तो विज्ञान हमें वर्तमान में आर्थिक, ठीक है, सामाजिक एवं पर्यावरण चुनौतियों का सामना करने एवं सतत विकास की स्थिति प्राप्त करने में समर्थ बनाता है ना। सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय तीनों चुनौतियों को जो है यह हम आगे बढ़ाने में, इसको स्थिर करने में जो है, संतुलन करने में यह काफी मददगार है। यूनेस्को देश को वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, नवाचार में निवेश करने, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान नीतियों के विकास, उनकी विज्ञान प्रणालियों में सुधार करने और प्रौद्योगिकी और नवाचार संकेतकों के माध्यम से प्रदर्शन की निगरानी एवं मूल्यांकन की क्षमता निर्मित करने के लिए काम करता है। ठीक है, इसके साथ ही यह यूनेस्को अपने सदस्य देशों को वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में विशेष रूप से जैविक नैतिकता के क्षेत्र में जानकारी के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक कार्य करता है। इसके बाद इसका मुख्य लक्ष्य क्या है करना, तो सामाजिक एवं मानव विज्ञान के रूप में यह कार्य करता है। इसमें यह न्याय संगत समावेशी सोसाइटी हेतु ज्ञान का निर्माण एवं उसका उपयोग करने के लिए लोगों को सक्षम बनाने में मदद करना। याद रखना है कि कोई भी नियम कानून बनाया जाता है, उसको तब तक वह पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा जब तक उसके बारे में लोगों को अवेयर नहीं कराया जाए, है ना। वो कागज पर तो बहुत सारे नियम कानून आ जाते हैं, है ना, बहुत सारे नियम कानून को जो है लिख दिया जाता है, लेकिन उसको कैसे जमीनी स्तर पर उसको लागू करना है, उसको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए उन लोगों को उसके बारे में अवेयर होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि बात करें भारत की, अगर बात करें संविधान में वर्णित जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, वो अगर स्थानीय लोगों को, मतलब ग्राउंड लेवल पर अगर इसकी शिक्षा दी जाए, लोगों को शुरू से ही अवेयर कराया जाए कि आपका जो अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है ना, फंडामेंटल राइट क्या है, अगर शुरू से ही लोगों को इसके बारे में एजुकेट कराया जाए, तो ये काफ़ी हद तक जो है देश को जो है आगे बढ़ाने में, लोगों को जो है एक सही नागरिक बनाने में, जो अपने हक को जानने में जो है काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। लेकिन ये होता क्या है कि किताबी स्तर पर तो, कागजों स्तर पर तो लागू हो जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर लोगों के बीच इसका जो है प्रचार या लोगों को समझाना ये काफ़ी नामुमकिन सा हो जाता है ना। अभी भी बहुत सारे गांव की अगर बात करें, ठीक है, तो लोगों को यह जानकारी नहीं है कि हमारा जो राइट दिया गया, फंडामेंटल राइट है संविधान में, वह क्या है ना। किताबों में तो है लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं है। जो सरकारी स्कूल वगैरह है, ठीक है, सरकार का जो स्कूल वगैरह है, अगर शुरू से ही जमीनी स्तर से उसको एम्प्लॉय किया जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है, तो काफ़ी हद तक जो है लोगों को सोचने और समझने में योगदान दे सकता है। याद रखना, इसके साथ ही यूनेस्को अस्थायी शांति एवं लोगों को एक दूसरे के सहयोग करने में भी मदद करता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि यह सामाजिक परिवर्तनों का प्रबंधन, है ना, युवाओं से संबंधित कार्यक्रम और शांति तथा
अहिंसा की संस्कृति जिसमें लोकतंत्र और वैश्विक नागरिकता परस्पर संवाद शांति निर्माण की पहल आती है, जिसे अपने अंतर सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से पारस्परिक समझ को प्रोत्साहित करता है। अगर बात कर लेते हैं कि संचार एवं सूचना भी काफी इसका योगदान है, तो इसमें पत्रकारों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, याद रखना है, पत्रकारों की जो अभिव्यक्ति है, पूछने का जो अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता है ना, और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देना, ऑनलाइन घृणास्पद भाषा को रोकथाम करना, इसके अलावा जागरूकता के माध्यम से दुष्प्रचार एवं गलत सूचनाओं को प्रसार होने से रोकना। अभी क्या है कि लोग अफवाहों में, अगर कोई भी ऐसी अफवाह उठ करके सामने आता है, ठीक है, जो लोगों को एक भयभीत करने योग्य होता है, वो काफी तेजी से जो है वायरल हो जाता है ना, और जो उस लेवल से वो आगे बढ़ता है, ताकि जो आगे चल करके वो काफी नुकसान देने योग्य हो जाता है। और पत्रकारिता को जो पत्रकार होते हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है, उसका भी आजकल देख रहे हैं कि हनन हो रहा है, तो उनको सुरक्षा करने में ये काफी बढ़ावा देता है, योगदान देता है। ठीक है, यह स्वतंत्र समाधान को प्रोत्साहित करके, जिसमें मुक्त शैक्षणिक संस्थान, ठीक है, मुक्त शैक्षणिक संस्थान, फिर हाशिए के लोगों को तक पहुंचाना और साइबर स्पेस बहुभाषावाद शामिल है के माध्यम से ज्ञान एवं सूचनाओं तक सार्वभौमिक पहुंच में भी इसमें सहायता करता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो यूनेस्को का लैंगिक समानता के रूप में अगर देखें तो यूनेस्को का मत है कि पुरुष और महिलाओं को समान नागरिक के रूप में समान अवसर, विकल्प, क्षमता, शक्ति, ज्ञान का अवसर प्रदान करना, ये काफी इम्पोर्टेंट है। लैंगिक समानता काफी इम्पोर्टेंट है, BBI है, इसको जितना जल्दी अगर लेवल में ले आया अगर जाता है तो देश का जो है विकास बहुत ही तीव्र गति से होने वाला है ना। देखा क्या जा रहा है कि अगर अभी भी वर्तमान समय में गांव, खासकर अगर गांव की बात करें, तो वहां पर अभी भी महिलाओं को जो है, लड़कियों को जो है भाव से देखा जाता है। उनका जन्म लेना जो है लोगों को दुश्वार हो जाता है। जब उनका जन्म होता है तो लोग एक अलग भाव से उनका परवरिश करते हैं। ठीक है, तो इनको जो है लैंगिक समानता, ये दोनों की भी समानता लाना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है सभी अवसरों में, चाहे वो शिक्षा के लेवल पर हो, चाहे जॉब के लेवल पर हो, या कोई भी या निर्णय लेने की जो बात होती, जब कोई बड़े निर्णय लेने की बात होती है तो उसमें भी इनको जो है समान हक जो है देना काफ़ी ज़रूरी है। अभी स्त्रियों का हालत जो काफ़ी, अभी भी वर्तमान समय में जब बात करें, भारत की बात करें, तो आज़ादी का हम 75वें अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस समय भी अगर बात करें तो महिलाओं की जो भागीदारी है, राजनीतिक में भागीदारी या अन्य कोई भी क्षेत्र में अगर महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो काफ़ी कम है। तो हमें इस पर काफ़ी अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, और ये तभी संभव हो सकता है जब लोग जो है एजुकेट होंगे, है ना। शिक्षा एक ऐसी जरिया है जिससे हम कोई भी चीज़ को जो है, जो कोई भी चीज़ लागू किया जा रहा है, ठीक है ना, उसको हम काफ़ी जल्दी जो है उसको हम अच्छे तरीके से लागू कर सकते हैं जब लोग एजुकेट होंगे, शिक्षित होंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, लैंगिक समानता पर ध्यान देना है। लैंगिक असमानताओं के निपटने के लिए ज्ञान, मूल्यों, दृष्टिकोण और कौशल के अवसर अवगत कराना सभी के लिए एक अस्थायी भविष्य बनाने को पूर्व निर्धारित की शर्त है। अगर हम बात करें कि लैंगिक समानता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी इसके द्वारा चलाया जा रहा है, जैसे यूनेस्को प्राथमिकता लैंगिक समानता कार्य योजना, लैंगिक समानता उपकरण, लैंगिक दृष्टिकोण, लिंग संबंधित यूनेस्को की अध्यक्षता एवं नेटवर्क, लड़कियों एवं महिलाओं की शिक्षा के लिए यूनेस्को पुरस्कार मतलब प्रोत्साहित करना, यूनेस्को युवा मोबाइल इत्यादि कई सारे जो है यूनेस्को द्वारा जो है इसको इक्वल करने में, समान करने में काफ़ी अच्छे पहल जो है चलाया जा रहा है। लेकिन देखिए, कोई भी पहल चलाया जाता है, कोई भी योजनाएं चलाई जाती है, ठीक ना, वो
तभी ही सही रूप से लागू हो जाएगा जब उसके बारे में लोग अवेयर होंगे, जब उसके बारे में लोग जानेंगे, है ना। तो ये कब जानेंगे? देखिए, जो पढ़ रहे हैं, जो इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो लगातार इससे जानकारी ले रहे हैं, वो तो इसके बारे में जान जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो जमीनी स्तर की अगर हम बात करें, ठीक है, गांव की अगर हम बात करें, तो वहाँ लोग अभी भी जो है इसके बारे में अवेयर, कोई भी जो कानून बनता है, बड़े बड़े जो कानून बनता है उसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं। गाँव में अभी क्या है कि जो भारत में जो वैवाहिक संबंध की अगर बात करें, तो जिसमें लड़कियों और लड़कों का उम्र कितना कर दिया गया, 21 वर्ष कर दिया गया, दोनों में इक्वलिटी ला दिया गया है। लेकिन गांव के स्तर पर बात करें तो अभी भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाता है जिसे कहते हैं ना बाल विवाह, ठीक है। रानी गैडिलियो की इतिहास एक बार जरूर उठा करके देखिएगा, है ना। ये काफ़ी रोचक है, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को जो है खत लिख करके, जो है ब्रिटिश विक्टोरिया के खत लिख करके जो है एक नए संविधान, एक नए प्रावधान को जो है लागू किया विवाह को लेकर के, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है ज़मीनी स्तर पर लोगों को शिक्षित करना। ये कब हो सकता है कि जब बच्चे प्राथमिक शिक्षा ले रहे होते हैं, जब बच्चे प्राइमरी शिक्षा ले रहा होता है, उसी समय लोगों को भारत के संविधान और भारत के द्वारा जो किए जाने वाले पहल, उसको उसी समय एजुकेट, एक पर्सनली क्लास में लेकर के जो है उसको उसी समय एजुकेट करना काफ़ी ज़रूरी है। या अगर हम बात करें जमीनी स्तर पर महिलाओं को अगर शिक्षित करना है, तो अधिकांश अगर महिलाओं की अगर हम बात करें तो वो टीवी सीरियल्स देखती है ना। और टीवी सीरियल्स में जो ऐड अभी भारत में जो है इसका एक पहल भी किया गया है, देखते हैं कहाँ तक ये सफल होता है। जो टीवी एड्स जो आता है, वो टीवी एड्स में ये ऐसा होना चाहिए कि जो एड्स दिखाया जाए, जो भारत सरकार की पहल है जैसे फंडामेंटल राइट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इसको अगर टीवी के माध्यम से जब ऐड वगैरह आता है या समाचार न्यूज़ वगैरह आता है, उसके माध्यम से अगर इसको सरकार पहल करे लोगों तक पहुंचाना, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें बढ़ावा होगा, आएगा, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है एड्स के माध्यम से, कि अधिकांश लोग अगर गाँव की बात करें तो अभी भी जो है अपने ज़्यादा अधिकतम समय जो है जब छुट्टी वाला समय होता है तो वो टीवी सीरियल पर ही वो बिताते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इस पर ध्यान देना होगा, याद रखना है। अगर बात करें यूनेस्को के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम, ठीक है, तो यूनेस्को विश्व विरासत सम्मेलन एवं सूची, याद रखना है, यूनेस्को विश्व विरासत एवं सूची, है ना। मतलब विश्व की जो विरासत है, धरोहर है, उसे यूनेस्को में शामिल कर करके उसे संरक्षित करना। याद रखना है कि विश्व विरासत अभी समय 2072 में चलाया गया था। सांस्कृतिक संपदा एवं प्राकृतिक संरक्षण को अवधारणा को एक साथ जोड़ने के लिए यह अभिसमय उन प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थलों यानी विश्व विरासत स्थल को परिभाषित करता है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं इस अभिसमय में शामिल सदस्यों को सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासतों के संरक्षण को अपने कार्य क्षेत्रीय योजना कार्यक्रमों में शामिल करने, उन स्थानों पर कर्मचारियों की नियुक्ति तथा संरक्षण हेतु वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। यह बताता है कि विश्व विरासत कोष उपयोग एवं प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है। और यह विश्व स्तर पर 167 देश में 1154 विश्व धरोहर स्थल है। वर्तमान में भारत के 40 है, ठीक है। याद रखना धरोहर स्थल है जिसमें 30 सांस्कृतिक, 7 आपका प्राकृतिक और 1 आपका मिश्रित स्थल शामिल है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो यूनेस्को के कुछ प्रमुख कार्यक्रम के ही बारे में, तो ये गुजरात के धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। अभी ये आपको बताना है कि वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो भारत के कितने ऐसे स्थल हैं जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं, ठीक है। आपको कमेंट के माध्यम से ये आपको बताना है। याद रखना 40वें की अगर हम बात करें तो रामप्पा मंदिर तेलंगाना जो कि 39वां था और 40वां में किसे लिया गया था, धौलावीरा को लिया गया था, ठीक है, जो कि हड़प्पा का एक स्थल है। फिर का देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को भारत का पहल और एकमात्र मिश्रित विश्व विरासत स्थल के रूप में अंकित किया गया है।
याद रखना है कौन है, मिश्रित विश्व विरासत स्थल मात्र एक ही है, वो क्या है, सिक्किम की भारत का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को लिया गया है ना। हाल ही में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में विचार करने हेतु होयसल मंदिर के पवित्र स्मारकों को शामिल किया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप अपडेट कर लीजिएगा वर्तमान समय में, ऐसे हम आगे आने वाले वीडियो में इसको अपडेट कर देंगे। चलिए अगर बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कि यूनेस्को द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज किया जाता है वो कौन कौन सा करता है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें इसकी रिपोर्ट को, तो यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट, ठीक है, इसमें क्या है कि यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट विश्व भर में नियमित रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शासन, ठीक है, का खास तौर पर करता है। यह रिपोर्ट विकास एवं शांति के लिए विश्व विज्ञान दिवस को मनाने हेतु 5 वर्ष 10 नवंबर, है ना, 5 वर्ष में जो है 10 नवंबर को प्रकाशित किया जाता है। याद रखना है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट इसी के द्वारा रिलीज किया जाता है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरी रिपोर्ट। अब देखते हैं इसमें होता क्या है, तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरी रिपोर्ट SDG एजेंडा, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसको लेकर के चलता है, में शिक्षा पर सतत विकास लक्ष्य, है ना, 4 याद रखना है, चौथा वर्ष का चल रहा है, एवं उसके 10 लक्ष्यों तथा शिक्षा से संबंधित अन्य लक्ष्यों को प्रगति का आकलन करती है। फिर ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग GEM रिपोर्ट शिक्षा पर सतत विकास लक्ष्य SDG 4 और उसके 10 लक्ष्यों को साथ साथ इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा जो कि 2030 एजेंडा इसे कहते हैं हम, याद रखना है 2030 एजेंडा, ठीक है, में अन्य संबंधित शिक्षा लक्ष्यों को प्रगति का मूल्यांकन करती है। याद रखना है। आगे बात करें इसको, तो मैकब्राइड रिपोर्ट जो कि 2080 से रिलीज किया जा रहा है, मैकब्राइड आयोग की व्यापक रिपोर्ट को मेस और मेनी वॉइसेस और वन वर्ल्ड के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, यह आधुनिक समाज में विशेषकर मास मीडिया न्यूज से संबंधित संचार समस्याओं का विशेष करती है। इसके साथ ही इसमें नई तकनीकी को उत्पत्ति पर विचार करता है एवं भविष्य में शांति और मानव विकास हेतु इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए एक तरह के संचार नई वैश्विक सूचना एवं संचार आवेश का सुझाव देती है। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि भारत के लिए यूनेस्को की स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट दिव्यांग, मुख्य रूप से दिव्यांग बच्चा के लिए, ठीक है, तो इसमें क्या है कि यह 2019 से यह रिपोर्ट रिलीज किया जा रहा है, याद रखना है। इस वार्षिक रिपोर्ट का प्रथम संस्करण 2019 में किया गया था, ठीक है, जिसे भारत में यूनेस्को द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। यह दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के अधिकार के संबंध में उपलब्धियों और चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। ठीक है, यूनेस्को की स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019 में जो है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम इसका, ठीक है, ये शिक्षा के अधिकार के संबंध में उपलब्धियों और चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। यूनेस्को की स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019 शिक्षा प्रणाली को यह समझाने में सहायक साबित हो सकती है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को जरूरत क्यों है ना, दिव्यांग बच्चों का जो है शिक्षा का जरूरत क्यों है। यह रिपोर्ट हाशियों पर स्थिति बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं युवाओं को समान अवसर, ठीक है, उपलब्ध कराने के लिए हमारे सामूहिक उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण गति दे सकता है। बात करें संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 2021 रिपोर्ट 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया के निष्कर्ष बड़े पैमाने पर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचकांक प्रणाली डेटा 2018-19 के विशेष रूप पर आधारित है। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा नीति है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, याद रखना है कि ये कब लागू किया गया था, आपको कमेंट करना है। ठीक है, कार्यान्वयन को बढ़ाने और सतत विकास लक्ष्य एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, ठीक है, जो कि शिक्षा के लिए है, याद रखना है। ठीक है, की प्राप्ति के लिए एक संदर्भ के रूप में इसे कार्य करना है। अगर बात करें लक्ष्य 4 शिक्षा के लिए, तो वर्ष 2030 तक विकासशील देशों, ठीक है, और विशेष रूप से कम विकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों में शिक्षित प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सहित योग्य शिक्षा की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की गई है। अगर बात कर लेते हैं यूनेस्को और भारत की संबंध को लेकर के, है ना, यूनेस्को के बारे में अगर बात कर लेते हैं भारत में, तो भारत में एक विशेष रूप से पहल है UNCCU, यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग, है ना। काफी डिटेल से हम इसके बारे में भी जानने वाले हैं। चलिए अगर बात कर लेते हैं इसके बारे में INCCU के बारे में बात कर लेते हैं, तो यह भारत यूनेस्को की शुरुआती यानी 1946 से ही इसका सदस्य बना है। ठीक है, याद रखना है यह कब से इसका सदस्य है, तो 1946 से जो है इसका सदस्य है भारत यूनेस्को का। यूनेस्को के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश का एक मुख्य सदस्य होना चाहिए जो यूनेस्को के साथ कार्य करेगा। इस प्रकार भारत में यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग अधिकृति का विकास किया गया, है ना, कि जो इसके साथ मतलब यूनेस्को के साथ जो है मुख्य रूप से सहयोग के रूप में कार्य करने के लिए भारत में कौन सा पहल है, भारतीय राष्ट्रीय आयोग की को अधिकृत किया गया है। भारत में यूनेस्को के 2 कार्यालय, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका हो जाता है। एक तो आपका है दक्षिण और मध्य एशिया की 11 देश को ये साझा करता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है आपका, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, ईरान है, मालदीव है, मंगोलिया है, म्यांमार है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है के लिए नई दिल्ली में इसका जो है क्लस्टर कार्यालय आपका खोला गया है। ठीक है, कितने देशों का कर रहा है, तो 11 देशों का कर रहा है। बात कर लेते हैं महात्मा गांधी शांति एवं सतत विकास शिक्षा संस्थान यानी MGIEP, तो भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित एवं सहायता प्राप्त है। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत को वर्ष 2022 से 26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के वर्ष 2023 कन्वेंशन के अंतर सरकारीय समिति के लिए चुना गया। ठीक है, भारत ने 2006 से 10 और 14 से 18 तक 2 बार अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है। इससे पहले कोलकाता की दुर्गा पूजा, है ना, वो मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया है। अब बात कर लेते हैं यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। तो याद रखना है अगर बात करें पुरस्कार को लेकर के, तो सहिष्णुता एवं अहिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए, सहिष्णुता एवं अहिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए यूनेस्को मदन जी सिंह पुरस्कार, है ना, यूनेस्को मदन जी सिंह पुरस्कार यानी कहता है कि इसकी स्थापना यूनेस्को के सद्भावना दूत, भारतीय कलाकार, लेखक एवं रणनीतिकार श्री मदन जीत सिंह द्वारा जो है दिए गए दान की सहायता से जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका है, इस पुरस्कार की शुरुआत 1995 में किया गया था, है ना, और ये महात्मा गांधी के 125वें वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है। बात करें कि वर्ष 1996 में इस पुरस्कार के प्रत्येक 2 वर्षों में दिया जाता है और 2002 में इस पुरस्कार के तहत दी जाने वाली रकम की बात करें तो $1,00,000 जो इसमें दिया जाता है। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार की स्थापना भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं संस्थापक श्री विजयानंद पटनायक के द्वारा किए गए दान के द्वारा वर्ष 1951 में यूनेस्को द्वारा जो है दी जाती है।
ठीक है, तो यह आपका भारत के इसके साथ संबंध हो गया। अब बात कर लेते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट कि यूनेस्को द्वारा जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर जो डे मनाया जाता है वे सारे डे को हम कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखना है, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं, एकदम कंटिन्यू आपका चलेंगे। ठीक है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, याद रखना। ठीक है, फिर अगर बात कर लेते हैं 11 फरवरी, तो 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस डे मनाया जाता है। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ठीक है, 4 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ राइकल डिस्क्रिमिनेशन। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर्स डे, याद रखना है। 6 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ठीक है, 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक ऑफ कॉपीराइट डे। आगे हम बात कर लेते हैं इसके डे के बारे में, तो 3 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, है ना। 16 मई को क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 5 जून को क्या मना रहे हैं, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे। 17 जून को मनाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ कॉमेबेट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डाउट। 18 जुलाई को क्या मना रहे हैं, तो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। ठीक है, 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजियरिंग पीपल। 8 अगस्त को क्या मना रहे हैं, तो इंटरनेशनल यूथ डे। 12 अगस्त का था इंटरनेशनल यूथ डे, और 8 सितंबर को मना रहे हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 15 सितंबर को मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। और बात कर लेते हैं 17 अक्टूबर को, तो इंटरनेशनल डे फॉर द इरिडेशन ऑफ पॉवर्टी। 24 अक्टूबर क्या मना रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशन डे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के बारे में। 10 नवंबर को मना रहे हैं वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। 25 नवंबर को मना रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ व्हीकल एजेंट वुमेन। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे। 3 दिसंबर को मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। फिर 10 दिसंबर को मना रहे हैं ह्यूमन राइट डे, और 18 दिसंबर को मना रहे हैं इंटरनेशनल माइग्रेट डे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो, थोड़ा सा लॉन्ग गया है, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में हमने सारा का सारा जो है कवर कर लिया है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर इसके बारे में शेयर करें, बताएं। ठीक है, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा पता है आपको, एजे स्टडी लैब टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए आप, मुझे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक हम दे देंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, बाय बाय।